हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाई एस स्टडी पॉइंट में। आज हम 18 दिसंबर की करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किस देश द्वारा किया गया? अमेरिका सशस्त्र बल, रूसी रक्षा बल, भारतीय रक्षा बल या चीन सेना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकी सशस्त्र बल। तो अमेरिकी सशस्त्र बल के द्वारा डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। इसके बारे में और जान लेते हैं। अमेरिकी सेना ने अपने लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, जिसे डार्क ईगल के रूप में भी जाना जाता है, जिससे यह आधुनिक युद्ध में एक महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में सामने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिखाइल कावेलाशाविली किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? बोस्निया और हर्ज़ेगोविना, आर्मेनिया, जॉर्जिया या नॉर्वे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जॉर्जिया। तो मिखाइल कावेलाशाविली जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। 53 वर्षीय पूर्व फुटबॉलर मिखाइल कावेलाशाविली को 16 दिसंबर 2024 को जॉर्जिया का राष्ट्रपति चुना गया, जो देश के राजनीतिक परिदृश्य में बहुत एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 के भारत पाक युद्ध में भारत की जीत के बाद वार्षिक विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 17 दिसंबर या 18 दिसंबर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 16 दिसंबर। तो 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो वो किस दिन हमने उस पाकिस्तान पर विजय पाई थी? तो 16 दिसंबर को पाई थी, और उसी खुशी में हम हर 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। विजय दिवस जो हर साल 16 दिसंबर को मनाया जाता है, 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की निर्णायक जीत का एक स्मरण है। पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, मानवीय संकट से शुरू हुआ था। यह 3 दिवसीय युद्ध 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश की मुक्ति के साथ समाप्त हुआ। तो इसमें क्या हुआ था कि हमने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बना लिया था। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था हमारी सेना के सामने, और फिर हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया, जो कि था बांग्लादेश। पहले ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान थे, जो कि अब जो ईस्ट पाकिस्तान था, तो ईस्ट पाकिस्तान को नाम दिया गया बांग्लादेश का। वेस्ट पाकिस्तान जो अभी मौजूदा पाकिस्तान है, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल मार्गों को परिवहन के टिकाऊ, कुशल और किफ़ायती साधन में बदलने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? जल वाहक योजना, जल नायक योजना, जल निगम योजना, जल सागर योजना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल वाहक योजना। तो जल वाहक योजना चालू की गई है। इसके बारे में और जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा जल वाहक योजना के शुभारंभ से भारत के अंतर्देशीय जल मार्ग क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय जल मार्ग 1, 2 और 16 पर लंबी दूरी की माल ढुलाई को बढ़ावा देना है, जिससे जल मार्ग एक टिकाऊ, कुशल और लागत प्रभावी परिवहन विकल्प बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने विरासत साड़ी महोत्सव 2024 के तीसरे संस्करण का आयोजन किया? तो कौन से संस्करण का? तीसरे संस्करण का आयोजन किया है। महोत्सव कौन सा है? विरासत साड़ी महोत्सव है। ऑप्शन हैं संस्कृति मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कपड़ा मंत्रालय। तो कपड़ा मंत्रालय ने विरासत साड़ी महोत्सव का तीसरा संस्करण का आयोजन किया है। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। भारत सरकार का कपड़ा मंत्रालय 15 से 28 दिसंबर 2024 तक विरासत साड़ी महोत्सव 2024 के तीसरे संस्करण की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इसका उद्देश्य भारत की हथकरघा विरासत को जश्न मनाना है और कारीगरों की आय को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, भारत का पहला मधुमेह बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो पहला मधुमेह बैंक आपको बताना है। ऑप्शन है नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई। तो चेन्नई में स्थापित किया जा रहा है पहला मधुमेह बायो बैंक। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डेजर्ट नाइट त्रिपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास में कौन से देश भाग ले रहे हैं? भारत, फ्रांस और यूएई, भारत, अमेरिका और फ्रांस, यूएई, यूएसए और चीन, भारत, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत, फ्रांस और यूएई। तो इस डेजर्ट नाइट त्रिपक्षीय अभ्यास जो है ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, इसमें कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं? भारत, फ्रांस और यूएई। थोड़ा सा और जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। भारत, फ्रांस और यूएई ने अरब सागर के ऊपर, तो कहाँ पर हुई है ये? अरब सागर में हो रही है एक्सरसाइज। त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास इस अभियान का उद्देश्य रक्षा सहयोग को मजबूत करना और अपनी वायु सेनाओं के बीच अंतर संचालन को बढ़ावा और जटिल युद्ध परिदृश्यों में के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी रिलीज का ऐतिहासिक महत्व क्या है? भारत कार्बन मूल्य निर्धारण ढांचा निर्धारित करने वाला पहला देश है। भारत हरित इस्पात के लिए औपचारिक वर्गीकरण का अनावरण करने वाला पहला देश है। भारत शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने वाला पहला देश है। भारत इस्पात उत्पादन को कम करने वाला पहला देश है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत हरित इस्पात के लिए औपचारिक वर्गीकरण का अनावरण करने वाला पहला देश है। तो ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है कि हमने उसमें ऐतिहासिक एक महत्व क्या है उसका, तो एक ऐतिहासिक महत्व क्या है इसका कि भारत हरित इस्पात के लिए औपचारिक वर्गीकरण का अनावरण करने वाला पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माउंट सुमेरु से सफ़ेद से भूरे रंग की राख निकली जो आसमान में 1000 मीटर तक उठी। माउंट सुमेरु कहाँ स्थित है? जापान सागर, दक्षिण चीन सागर, पूर्वी जावा सागर या सेनकाकू द्वीप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी जावा सागर। तो पूर्वी जावा सागर में माउंट सुमेरु स्थित है। इसमें वही इंफॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद मुश्ताक अली 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? मध्य प्रदेश, मुंबई, बड़ौदा या दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। और मुंबई ने किसको हराया था? तो मुंबई ने मध्य प्रदेश को हराकर ये खिताब जीता है। और मुंबई टीम के कैप्टन कौन थे? तो ये श्रेयस अय्यर इस मुंबई टीम के कैप्टन थे। इसकी शॉर्ट फॉर्म को इसमें लिखा जाता है SMAT। कभी भी आ जाए तो क्या मतलब है इसका? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, SMAT। तो SMAT का खिताब किसने जीत लिया है? मुंबई ने जीत लिया है मध्य प्रदेश को हराकर। अब हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब हम टॉप 10 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक पूंजीगत प्राप्ति है? प्राप्त कर, लाभांश प्राप्त हुआ, विनिवेश या बाह्य अनुदान। तो पूंजीगत प्राप्ति इसमें से क्या है? तो पूंजीगत प्राप्ति की अगर बात करें तो प्राप्त कर तो क्या है? एक टैक्स है। और टैक्स किस में से आता है? ये राजस्व आय में से आता है। ये किसका पार्ट है? राजस्व आय का। लाभांश जो प्राप्त होता है वो भी हमें राजस्व आय से प्राप्त होता है और बाह्य अनुदान भी हमें राजस्व आय से प्राप्त होता है। जो नहीं प्राप्त होता है वो कौन सा है? विनिवेश। विनिवेश हमें पूंजीगत प्राप्ति से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विनिवेश। डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं। डिसइन्वेस्ट का मतलब क्या है कि सरकारी परिसंपत्तियों को बेचना, उसको हम विनिवेश करना कहते हैं। निवेश करना कि पैसा लगाना और संपत्ति खरीदना, विनिवेश करना कि संपत्तियों को बेचना। और देख लेते हैं इसके बारे में। और देख लेते हैं
पूंजी प्राप्तियां उन प्राप्तियों को कहती हैं जो या तो परिसंपत्तियों को कम करती हैं। मैंने बताया कि विनिवेश पूंजी प्राप्तियां क्या है, पूंजी प्राप्तियां विनिवेश आ रहा है, और विनिवेश करना क्या है, संपत्तियों को बेचना। तो पूंजी प्राप्तियां उन प्राप्तियों को कहती हैं जो या तो परिसंपत्तियों को कम करती हैं या देनदारियों को बढ़ाती हैं। देनदारियों को कैसे बढ़ाती हैं? क्योंकि इसके तहत, इस पूंजी प्राप्ति के तहत हम क्या करते हैं, कर्ज लेते हैं, और कर्ज लेंगे तो हमें देनदारी हम पर बढ़ जाती है। तो हमने किसी से पैसा लिया तो हमें उसे लौटाना भी है, तो उसी को देनदारी कहते हैं। विनिवेश से परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास होता है। तो परिसंपत्ति का मूल्यह्रास हो रहा है कि बेची जा रही है, तो मूल्यह्रास हो ही रहा है उसका। थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि बजट है क्या और ये होता क्या है। तो एक विवरण होता है, एक तरीके से सरकार की आय और खर्च का एक विवरण होता है कि सरकार की आय कितनी है, क्या क्या माध्यम है आय के, और कहाँ पर सरकार खर्च करती है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। देखो, एक आय है और एक खर्च है, और ये आय दो प्रकार की आय होती है, एक राजस्व आय, एक पूंजीगत आय। राजस्व आय की बात करते हैं पहले। तो राजस्व आय में क्या क्या आता है, कर आते हैं, यानी कि जो टैक्स होते हैं वो आते हैं। और ये टैक्स कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं? तो दो प्रकार के टैक्स आपको पता होगा, एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में आ जाता है हमारा इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह आ जाते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा जीएसटी आता है। गैर कर की बात करते हैं हम राजस्व आय के अंदर। तो गैर कर में क्या हो जाता है, हमारा शुल्क आ जाता है, ब्याज आती है, मुनाफा आता है, जुर्माना आदि, और अनुदान। तो शुल्क, फीस जो लगाई जाती है किसी भी चीज़ पर, स्टैम्प ड्यूटीज़ वगैरह होती हैं। जो ब्याज होता है, जैसे कि सरकार ब्याज पे पैसे देती है तो उसके द्वारा ब्याज सरकार के पास लौट कर आती है। मुनाफा, जैसे कि बीएसएनएल हो गई, भेल हो गई, तो ये कुछ कंपनी हैं जो कि सरकारी कंपनी हैं, इनसे जो पैसा का फ़ायदा होता है उसको मुनाफा कहा गया है यहाँ पर। जुर्माना, जैसे कि आप जैसे कि कोई रूल ब्रेक करते हो तो उसके लिए तो पेनल्टी देनी पड़ती है, वो जुर्माना हो गया। अनुदान, कोई देश हमारे देश में विकास करने के लिए जो पैसा देता है उसको हम अनुदान कहते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे गैर कर के माध्यम से हमारी होने वाली आय हो गई, तो ये राजस्व आय के अंदर जाती है। अब पूंजीगत आय की बात करें तो पूंजीगत आय हमारी कौन सी हो जाती है? तो पूंजीगत आय हमारी हो जाती है एक तरीके से जब हम कर्ज लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम जब कर्ज लेते हैं तो वो किस में चला जाता है, पूंजीगत आय में। सरकारी प्रतिभूतियाँ, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब गवर्नमेंट बेचती है तो उससे क्या है, एक तरीके से वो अपनी परिसंपत्ति को बेच रही है। विनिवेश करना भी क्या होता है, अपनी संपत्तियों को बेचना। तो संपत्ति बेचना हमारा पूंजीगत आय में जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। अब ये खर्चा हमारा दो प्रकार का होता है, खर्चा भी दो प्रकार का होता है, राजस्व खर्चा और पूंजीगत खर्चा। राजस्व खर्चे में हमारी कौन सी चीज़ें आती हैं, जो हम सरकारी योजनाओं में खर्च करते हैं, सरकारी कर्मचारियों को वेतन देते हैं, ये सब किस में आता है, राजस्व खर्चे के अंदर आता है। पूंजीगत खर्चे में क्या आता है, सड़क और पुल बनवाने में जो पैसा खर्च होता है वो पूंजीगत खर्चे के अंतर्गत आता है। ये कुछ चीज़ें हैं, बेसिक्स हैं बजट के, तो ये आपको याद रखनी है। इसके माध्यम से आप आगे के क्वेश्चंस कर पाओगे, उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन राजस्व प्राप्ति है? ऋण वसूली, बाह्य अनुदान, विनिवेश या उधारी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बाह्य अनुदान। तो बाह्य अनुदान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो राजस्व प्राप्ति मैंने बताया था, अभी अनुदान की बात की थी, तो अनुदान किस में आ रहा था, राजस्व प्राप्ति में आ रहा था। अभी आपको दिखा भी देता हूँ। तो अनुदान कहाँ पर आ रहा है, अनुदान आ रहा है राजस्व आय में। तो राजस्व प्राप्ति, तो राजस्व प्राप्ति में कौन सा आया, बाह्य अनुदान आया। तो इसी प्रकार से आपको याद रखने होंगे, और ये बनने वाले क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन बनते हैं। समझ लेते हैं इसको। और राजस्व प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं जिनका देनदारियों और परिसंपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। राजस्व प्राप्तियाँ ऐसी प्राप्तियाँ हैं जिनका देनदारियों और परिसंपत्तियों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें जो सरकार है कुछ बेच नहीं रही जिससे कि उस पर परिसंपत्तियों का ह्रास हो, ना उससे कर्जा बढ़ रहा है। ये तो एक तरीके से मुनाफे वाली चीज़ें हैं, तो इनसे परिसंपत्तियों पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। बाहरी अनुदानों का मौजूदा परिसंपत्ति और देनदारियों की स्थिति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी बजट के अंतर्गत राजकोषीय घाटा किससे संबंधित है? सरकारी बजट के अंतर्गत राजकोषीय घाटा किससे संबंधित है? करों की कमी, विनिवेश की कमी, उधार की आवश्यकता या विनिवेश आवश्यकता? तो अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि राजकोषीय घाटा है क्या।
तो राजकोषीय घाटा है क्या, ये इसको समझना। तो ये राजकोषीय घाटा है टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि कुल व्यय, कुल खर्चा माइनस टोटल इनकम, टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, ये हो गया। और इसमें से माइनस कर दो ब्याज, मतलब एक तरीके से उधारी, जो बोरोइंग्स हैं, उधार को इसमें से माइनस कर दो, तो वो हमारा जो निकल कर आएगा वो राजकोषीय घाटा निकल कर आएगा। तो इससे हमारा क्या निकल कर आता है, एक तरीके से ये समझ के चलो जैसे कि आपकी जो खर्चा है, घर का खर्चा है वो 10,000 है, जो आपका खर्चा है घर का वो 10,000 है, और आपकी इनकम 8,000 है, आपकी इनकम 8,000 है। तो अब आपने जो 2,000 खर्च किया वो किसी और से लेकर खर्च किया, तो यानी कि आपने उसको उधार लिया। तो आपको इससे क्या पता चल रहा है कि आपको पता चल रहा है कि आपको घाटा कितने का हो रहा है, 2,000 का घाटा हो रहा है। इसी प्रकार से राजकोषीय घाटा है, इसी प्रकार से राजकोषीय घाटा है कि घाटा कितने का निकल कर आया, 2,000 का घाटा निकल कर आया, इसी को हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि किसकी बात हो रही है यहाँ पर, करों की कमी की, करों की कमी की, विनिवेश की कमी की, उधार की आवश्यकता की या विनिवेश की आवश्यकता की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उधार की आवश्यकता। राजकोषीय घाटा हमें क्या बताता है कि हमें कितने उधार की आवश्यकता है, तो ये हमें राजकोषीय घाटा बताता है। राजकोषीय घाटा एक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार द्वारा आवश्यक समग्र उधार को दर्शाता है। जैसे कि अब राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटे की बात कर लेते हैं। तो पहले राजकोषीय घाटा को समझ लेते हैं। यह उधार को छोड़कर कुल व्यय की कुल प्राप्तियों पर अधिकता दिखाता है। इसका फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, राजकोषीय घाटा इक्वल में कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां, यानी कि कुल खर्चा माइनस कुल आय, उधार छोड़कर। इससे हमारा क्या निकल कर आ रहा है कि हमें घाटा कितना हो रहा है और हमें कितने उधार की आवश्यकता है, ये चीज़ निकल कर आती है सामने। यह सरकार की कुल उधार आवश्यकताओं को दर्शाता है जिसमें ब्याज शामिल है। प्राथमिक घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटे में जो मेन चीज़ है वो याद रखने की है ब्याज। इसमें हम ब्याज को काउंट नहीं करते, ब्याज को माइनस कर देते हैं राजकोषीय घाटा से। तो क्या करते हैं, राजकोषीय घाटा से ब्याज को माइनस कर देते हैं, तब हमारा क्या निकल कर आता है, प्राथमिक घाटा निकल कर आता है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने पिछले साल कुछ रुपए लिए थे, उस पर नए साल में कुछ तुम ब्याज पे करोगे, तो जो 2,000 का घाटा था, तो 2,000 के घाटे में से तुम ब्याज माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास एक्चुअल जो घाटा है वो सामने निकल कर आता है। उसी को हम प्राथमिक घाटा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ब्याज घटाकर सरकार की कुल उधार आवश्यकता को प्राथमिक घाटा दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाने में अब आप समर्थ होंगे। सरकारी बजट के उपसंदर्भ में प्राथमिक घाटा किससे संबंधित है, ब्याज भुगतान की आवश्यकता, उधार लेने की आवश्यकता, B माइनस ए या A प्लस बी। तो अभी हमने क्या कहा था कि उधार जितना लिया है उसमें से क्या माइनस करेंगे, यानी कि उधार लेने की आवश्यकता माइनस ब्याज भुगतान की आवश्यकता, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, B माइनस ए। उधार कितना लिया हमने, 2,000 उधार लिया, उसमें से ब्याज कितना पे करना है उसको माइनस कर दो, तो मूलभूत जो हमें ज़रूरत है उधार की वो निकल कर सामने आती है, उसी को हम प्राथमिक घाटा कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। प्राथमिक घाटा सरकार की ऋण मांग है जो केवल चालू वर्ष के अत्यधिक व्यय को कवर करने के लिए होती है, जिसमें संचित ऋणों पर ब्याज भुगतान शामिल नहीं होता। तो इसमें ब्याज हमने माइनस कर दिया तो ब्याज शामिल होगा ही कहाँ से, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी बजट का उपयोग करके उठाए गए उपायों का प्रभाव हो सकता है, यानी कि सरकार को क्या उपाय करने चाहिए। तो सरकार को क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो सरकार को संसाधनों का आवंटन सही रूप से करना चाहिए, असमानता को कम करना चाहिए, मुद्रास्फीति पर कंट्रोल करना चाहिए। तो ये सभी हो जाएंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। यही बात कही गई है। सरकार बजट के लक्ष्य इस प्रकार हैं, संसाधन आवंटन को अधिकतम करना, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन का आवंटन करना, आय असमानता को न्यूनतम करना, जो आय असमानता फैली हुई है उसको कम करना, और आर्थिक स्थिरता बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सरकारी बजट के अंतर्गत प्राथमिक घाटा किस बिंदु पर शून्य हो जाता है? जब राजस्व घाटा शून्य हो जाता है, जब शुद्ध ब्याज भुगतान शून्य हो, राजकोषीय घाटा इक्वल टू ब्याज भुगतान शून्य राजकोषीय घाटा। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं अब आपके सामने लिखता हूँ उस फॉर्मूला को। इसमें बात किसकी हो रही है? प्राथमिक घाटे की बात हो रही है। और प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला हमने क्या लिखा था वो देख लेते हैं हम। क्या लिखा था हमने प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज। जब राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज जब हम कर रहे हैं तो बताओ, राजकोषीय घाटा तो ये हो गया और ब्याज भुगतान ये हो गया, तो अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मान लो ये 5K हो गया और ये भी 5K हो गया, तो क्या हो जाएगा 5K माइनस 5K, तो ये शून्य हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये वाला हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये सही हो जाएगा। राजकोषीय घाटा इक्वल टू भुगतान होगा, ब्याज भुगतान होगा, तब प्राथमिक घाटा है वो शून्य हो जाएगा। और देख लीजिए, यहाँ उधार पर ब्याज और राजकोषीय घाटे के बीच अंतर को प्राथमिक घाटा कहा जाता है। जब राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर होता है तो प्राथमिक घाटा शून्य हो जाता है। नेक्स्ट, किन दो कारकों के बीच का अंतर प्राथमिक घाटा बनाता है? राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, कुल व्यय और राजस्व प्राप्तियां, ब्याज भुगतान और राजस्व घाटा, ब्याज भुगतान और राजकोषीय घाटा। तो अभी हमने बात की थी ब्याज भुगतान और राजकोषीय घाटा किसको दर्शाता है? प्राथमिक घाटे को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सरकारी बजट के अंतर्गत उधारी में शामिल है राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, कर घाटा या राजकोषीय घाटा। जब भी उधारी की बात हो, किसकी बात हो? उधारी की बात हो, तो तुम छूटते क्या लगाओगे? राजकोषीय घाटा लगाओगे। क्या लगाओगे? राजकोषीय घाटा। याद रखना, राजकोषीय घाटा क्या होता है? टोटल खर्चा, कुल खर्चा माइनस कुल इनकम, कुल आय, उधार को छोड़कर। तो उधार आ गया उसमें, तो उधार वाले में क्या लगाना है? राजकोषीय घाटा लगाना है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, उसका उल्लेख कीजिए। राजकोषीय घाटा कुल प्राप्तियों और कुल व्यय के बीच का अंतर होता है। राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान और प्राथमिक घाटे का योग को संदर्भित करता है। प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान और कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को दर्शाता है। प्राथमिक घाटा ब्याज भुगतान और राजस्व घाटे के बीच के अंतर को दर्शाता है। अब देखो, हमने एक फॉर्मूला लिखा था, उस फॉर्मूले को दोबारा लिखता हूँ मैं। क्या फॉर्मूला था हमारा? प्राथमिक घाटे की बात हो रही है, तो प्राथमिक घाटा किस प्रकार से लिखा गया था? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज। अब यहीं पर अगर मैं ये करना चाहूँ इस प्रकार से कि मैं राजकोषीय घाटा को इस तरफ ले जाऊँ, राजकोषीय घाटा को यहीं पे लिखना रहने दूँ और ब्याज को इधर ले जाऊँ, तो क्या हो जाएगा? ब्याज इसमें प्लस हो जाएगी प्राथमिक घाटे में। तो राजकोषीय घाटा हमारा क्या हो जाएगा? प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज। तो यही हमें सेकंड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान और प्राथमिक घाटे का योग है, तो यहाँ पर आकर ब्याज क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन प्राथमिक घाटे को सटीक रूप से मापता है? राजस्व घाटा माइनस ब्याज भुगतान, पूंजीगत व्यय माइनस राजस्व व्यय, राजकोषीय घाटा माइनस राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सबको पता है कितनी बार ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। प्राथमिक घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ हमारा सेशन खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, एफर्ट्स अच्छे लगे हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है कि बजट की कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ये ऐसे टर्म्स हैं और ये क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस बनते नहीं हों, ये क्वेश्चंस ही बनते हैं और जिनको आप गलत करके आते हो अपने एग्जाम्स में।
अगर इसकी अच्छी समझ विकसित करनी है तो एक वीडियो और मैं इस पर अच्छे से बना दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।